नमस्कार दोस्तों। स्टडी मिरर की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं हम और फिर से हाजिर हैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो ये चंदेल राजपूत राजाओं ने किया था और इनका शासनकाल 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में रहा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कार्य 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच तक चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे मंदिर इसमें बने। और मंदिर के निर्माण की बात करें तो उस वक्त तक इनकी राजधानी खजुराहो ही थी, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी और वो राजधानी महोबा महोबा में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। साथ ही चंदेल राजाओं की बात कर रहे हैं हम, तो इनका वंश भी चंदेल था और चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रवर्मन चंदेल वंश के संस्थापक थे। और खजुराहो जो नगर था उसके संस्थापक भी चंद्रवर्मन ही थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो जो खजुराहो में मंदिर हैं वो 85 मंदिरों का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में केवल 25 मंदिर बचे हैं। 25 मंदिर वर्तमान में बचे हैं जिन्हें खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। तो जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात अगर यूनेस्को की आई है तो यूनेस्को के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और कई बार हमने यूनेस्को से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हमने बताए आपको। तो यूनेस्को की बात आई तो सबसे पहले तो यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात कर रहे थे हम, तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जो कि हमने लिखा है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात करें, यूनेस्को के फुल फॉर्म को हम कवर कर चुके हैं। हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे हम, यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस फ्रांस में ये उसका हेडक्वार्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। और साथ ही इसके फॉर्मेशन की डेट आपको पता होनी चाहिए। 16 नवंबर 1945 को ये फाउंडेड हुआ लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसे फाउंडेड किया गया था 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। साथ ही हमने बताया कि जो यूनेस्को की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है, लिख के बता देते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक
एंड सोशल काउंसिल। यूनेस्को की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो हमने यूनेस्को के बारे में आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो कि फ्रांस की कैपिटल है। फाउंडेड 16 नवंबर 1945 को हुआ लंदन यूके में। और यूनेस्को की बात आई थी खजुराहो से, क्योंकि खजुराहो के जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल राजपूतों ने करवाया। तो आपको याद रखना है। साथ ही खजुराहो शहर का निर्माण चंद्रवर्मन ने करवाया, और चंदेल वंश जो चंदेल राजपूत जिस डायनेस्टी से आते थे उस चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो भी चंद्रवर्मन ही थे। ठीक है, खजुराहो के संस्थापक और चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और पाल वंश का जो साम्राज्य था 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल वंश की जो 3 प्रमुख राजधानियां हैं वो हैं पाटलिपुत्र, गौर और मुंगेर। मुंगेर काफ़ी फेमस राजधानी है पाल वंश की। इसके साथ और भी कई राजधानियां रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो 3 बहुत महत्वपूर्ण राजधानी है ये हमने बता दी। साथ ही पाल वंश की जो संस्थापक पूछे गए थे वो गोपाल हैं, और गोपाल का कार्यकाल भी आपको बता देते हैं। इनका कार्यकाल था 750 से 770 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। साथ ही पाल वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे गोपाल, ये बंगाल की जनता ने इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ का शासक नियुक्त किया था। और उसके बाद गोपाल में एक अलग सिचुएशन चल रही थी, तो वहाँ की जो जनता ने थी वो एक राजा चाहती थी, और जिसने लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ गोपाल को शासक नियुक्त किया। गोपाल के बाद धर्मपाल पाल वंश के शासक बने, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोपाल के बाद धर्मपाल पाल वंश के अगले शासक बने। साथ ही पाल वंश के सबसे जो प्रभावशाली शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे, वो थे देवपाल। आपको याद रखना देवपाल, क्योंकि पाल वंश के काफ़ी प्रतापी शासक थे। साथ ही पाल वंश की बात की तो संस्थापक की बात अगर हो रही तो अंतिम शासक की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी वंश का अंतिम शासक पूछा जा सकता है आपसे। तो पाल वंश के जो अंतिम शासक हैं वो थे गोविंदपाल। गोविंदपाल पाल वंश के अंतिम शासक थे, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा था पाल वंश के संस्थापक गोपाल, आपको याद रखना है। साथ ही हमने और भी जानकारियाँ आपको दी पाल वंश से संबंधित। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है ये पाल वंश के समय में ही इसे बनाया गया था, और इसके जो फाउंडर हैं वो धर्मपाल थे, जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, उनके बाद इनका शासन आया था धर्मपाल, और इन्हें ही विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक माना जाता है। धर्मपाल के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी तक। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार में लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। बिहार के भागलपुर जिले में लोकेटेड है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र। साथ ही धर्मपाल की बात करें तो ये जो धर्मपाल की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो पाल वंश था उसके जो संस्थापक थे गोपाल, उनके पुत्र थे धर्मपाल। ठीक है, और ये दूसरे शासक थे, या अगले शासक के लीजिए गोपाल के बाद ये शासक बने धर्मपाल, जो कि गोपाल के पुत्र ही थे।
तो आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, धर्मपाल, हमने बताया। इनका कार्यकाल था 770 से 810 ईस्वी पूर्व, और ये पाल वंश के एक शासक थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में लोकेटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी, और इन्हें देवगिरी के यादव नाम से भी जाना जाता है। यादव सम्राटों की राजधानी जो कि देवगिरी में है। पहले राजधानी थी सिन्नर पहले राजधानी थी, बाद में देवगिरी बनी, आपको पता होना चाहिए। और देवगिरी को जो वर्तमान में जानते हैं वो दौलताबाद के नाम से जानते हैं, दौलताबाद। वर्तमान में ये जो देवगिरी है जिसका नाम दौलताबाद है, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। औरंगाबाद ज़िले में दौलताबाद नाम से स्थित है, आपको पता होना चाहिए। यादव साम्राज्य की राजधानी पूछी गई थी। साथ ही यादव साम्राज्य का कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए, 1187 से 1317 ईस्वी तक इनका साम्राज्य चला, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि 1175 एडी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, और सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान और पंजाब पर विजय पाने के लिए पहला आक्रमण भारत पर किया 1175 एडी में। साथ ही 1191 में एक युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी ने, 1191 एडी में, और ये युद्ध तराइन का पहला युद्ध कहलाया, जो कि मोहम्मद गौरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना इस युद्ध में विजयी प्राप्त की उन्होंने। और लेकिन जो अगला युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध जो कहलाया, वो अगली ही साल हुआ 1192 में। ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। साथ ही तराइन के युद्ध की बात कर रहे हैं हम। दो युद्ध हुए 1191 एडी में, और पहला हुआ 1191 एडी में, दूसरा 1192 एडी में, और दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, और ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध ने, जो तराइन का दूसरा युद्ध है 1192 एडी में जो लड़ा गया, इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाल दी थी। जिसके बाद मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तराइन के दूसरे युद्ध की बात कर रहे हैं हम। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना, और उसने गुलाम वंश की स्थापना भी की। गुलाम वंश का संस्थापक भी है। तो आपको पता, जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सल्तनत और साथ ही गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का संस्थापक या पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो वो गुलाम वंश था, और उसका संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको याद रखना है। साथ ही दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था 1206 से 1526 तक। और साथ ही जो गुलाम डायनेस्टी थी, गुलाम वंश का कार्यकाल था 1206 से 1290 तक। बात अगर दिल्ली सल्तनत की है, दिल्ली सल्तनत
तो इसमें पांच वंशों ने शासन किया, पांच वंशों की नींव डली इसमें। पहला गुलाम वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का पीरियड रहा। उसके बाद आया खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक, जिसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद आया तुगलक वंश जो 1320 से 1413 तक चला, जिसके जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक थे। अगला जो वंश आया वो सैयद वंश था। 1414 से 1451 तक इसका पीरियड था। इसके जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे। और साथ ही जो पांचवा और अंतिम जो वंश आया वो लोधी वंश था। 1451 से 1526 ईस्वी तक ये वंश चला। और इसके जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। साथ ही हमने दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश थे उनके बारे में आपको बताया। और दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। क्वेश्चन था कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्ण देव राय जो विजयनगर साम्राज्य था साउथ इंडिया में, उसके सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे और ये कवि भी थे। उनका एक तेलुगु भाषा में एक काव्य है जिसका नाम है, लिख के बताते हैं हम, इसका नाम है अमुक्त माल्यद। ये तेलुगु काव्य है, तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था। कृष्ण देव राय की बात कर रहे हैं हम, जो एक भारतीय साहित्य है, तेलुगु भाषा में से लिखा ये काव्य जिसका नाम अमुक्त माल्यद है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इनकी एक किताब काफ़ी प्रचलित है जो प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित है। उस किताब का नाम भी हम आपको लिख कर बताते हैं। किताब का नाम है वंशचरितावली नाम से एक किताब है जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसको, ये किताब भी तेलुगु भाषा में थी लेकिन इसका बाद में अनुवाद संस्कृत भाषा में किया गया है, तो ये संस्कृत भाषा में भी इसका वर्णन है। साथ ही कृष्ण देव राय की तरफ लौटते हैं। इनके बारे में बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, जो कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें बाबर ने बताया कि उसमें बाबर ने कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया है। तो बाबर ने खुद तारीफ की है कृष्ण देव राय की। तो उन्हीं के समकालीन थे कृष्ण देव राय, बाबर के समकालीन। और साथ ही कृष्ण देव राय ने जो दो उनकी बहुत फेमस रचनाएं जो हमने आपको बताई, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड जानकारी हमने दी। बाबर ने उनको सबसे प्रतापी राजा माना था, सबसे शक्तिशाली राजा माना था कृष्णदेव राय जी को। और कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि थे, एक बात बताना भूल गए हम, कृष्णदेव राय के जो दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे वो थे तेलुगु भाषा के। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहते थे। क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे उनको क्या कहते थे, तो आपको आंसर याद रखना है अष्टदिग्गज। उनको अष्टदिग्गज कहते थे। और स्वयं कृष्णदेव राय को एक नाम से जाना जाता था, ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है जो उनके दरबारी कवि थे उनको उनको अष्टदिग्गज नाम से जाना जाता था, जो 8 दरबारी कवि थे, और वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और साथ ही कृष्णदेव राय से संबंधित पूछा जाए कि कृष्णदेव राय को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय जी को जाना जाता था। साथ ही अगर कृष्णदेव राय जी की बात करी जो कि विजयनगर के सबसे कीर्तिमान राजा थे, तो विजयनगर साम्राज्य पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य,
विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ। इसे ये 1326 ईस्वी में स्थापित हुआ। और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। और एक सेकंड लिख कर बता देते हैं, इनके जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे और ये दो भाई थे। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसका पीरियड दो बार वर्णित मिलता है। पहले जो किंग हुए वो हरिहर थे, हरिहर प्रथम, जिनका कार्यकाल था 1336 से 1356 तक। साथ ही जो अगला पीरियड था वो था श्रीरंगा तृतीय के कार्यकाल में। पहला कार्यकाल था 1336 से 1356 और जो श्रीरंगा तृतीय का जो कार्यकाल था 1642 से 1640 तक इसका वर्णन मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम। तो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी तरफ लौटते हैं कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो आपको याद रखना है बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय की तारीफ भी की। उन्होंने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है कृष्ण देव राय को, बाबर ने। तो आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। साथ ही लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का जो पीरियड था 1451 से 1526 तक ये पीरियड था। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताए। वो 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम जो 5वां वंश है वो लोदी वंश था, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। और इसके जो अंतिम शासक पूछे गए हैं वो इब्राहिम लोदी थे। लोदी वंश के बाद भारत में मुगल काल आया, मुगल वंश आया। और इसके जो संस्थापक थे वो बाबर थे। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। और बाबर का जो कार्यकाल था, बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से 1857 तक। सॉरी, हम मुगल काल की बात कर रहे थे। ये कार्यकाल मुगल काल का है। तो आपको याद रखना है मुगल वंश जो कि लोदी वंश के बाद आया। और इसका जो संस्थापक था बाबर था। और इसका जो पीरियड था 1526 से 1857 तक मुगल वंश चला। साथ ही हम लोदी वंश की बात कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन लोदी वंश से संबंधित है। तो 1489 में बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे, उनका जो बेटा था सिकंदर लोदी वो सुल्तान बनता है। और सिकंदर लोदी ने कई जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और कुछ लोकप्रिय कार्य हैं, कुछ जो हिंदुओं के लिए ये सही राजा नहीं था। सिकंदर लोदी की बात कर रहे हैं हम। 1503 में सिकंदर लोदी के हम कार्य बता देते हैं। एक सेकंड, सिकंदर लोदी की हम बात कर रहे हैं, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था। और 1489 में वो लोदी वंश का शासक बनता है। और 1503 में आगरा शहर बसाया इसने। और 1506 में, साथ ही 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दी। और सिकंदर लोदी हिंदुओं के लिए सही राजा नहीं था, क्योंकि हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और हिंदुओं पर जजिया कर भी सिकंदर लोदी ने लगाया। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर किले पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार वहाँ के जो राजा थे, राजा मान सिंह ने सिकंदर लोदी को हरा दिया।
साथ ही इब्राहिम लोदी पर भी नज़र डाल लेते हैं। इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 में अपने पिता सिकंदर लोदी का जो पुत्र था वो इब्राहिम लोदी था। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक था लोदी वंश का। 1517 में सिकंदर की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। साथ ही इसके बाद नींव पड़ती है मुगल वंश की, और जिसका संस्थापक था बाबर। एक नज़र बाबर पर भी डाल लेते हैं। बाबर तैमूर लंग और चंगेज़ खान का प्रपौत्र था। ठीक है, नाती था तैमूर लंग और चंगेज़ खान का, और पहला मुगल शासक था। मुगल काल का, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर से इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। लोदी वंश के इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है इस युद्ध में, और मुगल राजवंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, बाबर के बाद बाबर का बेटा जो हुमायूं, 1530 में हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। और जो पानीपत के 3 युद्ध हुए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं कि पानीपत के कितने युद्ध हुए, पहला युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, दूसरा तीसरा पूछा जा सकता है। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था वो 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में अकबर वर्सेस हेमू। ये 2 युद्ध बताए 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, पहला युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। साथ ही जो तीसरा युद्ध हुआ वो 1761 में दुरानी साम्राज्य और मराठाओं के बीच में हुआ। दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो हमने कवर किया लोदी वंश। जो क्वेश्चन पूछा गया था, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में बताया। साथ ही इब्राहिम लोदी के बाद जो मुगल वंश आया उसके जो संस्थापक थे बाबर के बारे में हमने बताया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का जो एक शासक था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था तुगलक वंश। हमने आपको जैसे बताए 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में। 5 डायनेस्टी हुई। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां और अंतिम लोदी वंश था। और यहाँ पर बात हो रही है फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश से थे। तुगलक वंश, साथ ही तुगलक वंश की बात हो रही तो इसके कार्यकाल पर नज़र डाल लेते हैं। कार्यकाल था 1320 से 1413 ईस्वी तक। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन
तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। 1320 से 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश का पीरियड रहा। और तुगलक वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, आपको पता होना चाहिए। साथ ही फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी जो अपनी आत्मकथा लिखी फिरोज शाह तुगलक ने, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही आपको याद रखना है। साथ ही फिरोज शाह तुगलक की बात अगर कर रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की भारत में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो हैं हरियाणा का हिसार, हरियाणा का फतेहाबाद, यूपी का फिरोजाबाद, यूपी का जौनपुर, साथ ही पंजाब का फिरोजपुर। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। साथ ही दिल्ली में भी एक फिरोजाबाद नाम का नगर बसाया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने प्रमुख शहर बता दिया आपको, लेकिन 300 नए शहरों का क्रेडिट जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तुगलकों ने अपना, हम फिरोज शाह तुगलक की बात नहीं कर रहे, हम गयासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं, तुगलक वंश की बात कर रहे हैं। तुगलकों ने अपना स्वयं का नगर बसाया था, जिसका नाम तुगलकाबाद था। दिल्ली में ये नगर बसा, जिसका नाम था तुगलकाबाद, दिल्ली में। साथ ही तुगलक वंश की बात कर रहे थे हम, जो कि फिरोज शाह तुगलक उससे संबंधित हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, और तुगलक वंश का जो पीरियड था वो 1320 से 1413 तक था। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से 1526 तक, 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था। और साथ ही फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, हमने बता दिया। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो हम अभी तुगलक वंश की ही बात कर रहे थे, और यहाँ पर फिर से हमें वही एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी बारे में फिर से बताना पड़ेगा। इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। कोई भी अगर टॉपिक है एक बार ही डिस्कस हो जाए वो ज़्यादा ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया, दिल्ली का नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश था तुगलक वंश, उसके जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1320 से 1413 ईस्वी तक था। और जो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में आता था, दिल्ली सल्तनत का एक वंश था। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। साथ ही गयासुद्दीन, जो पूछा गया है कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, तो गयासुद्दीन तुगलक के कुछ और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। नहरों के साथ किलों पुलों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। डाक व्यवस्था को सही ढंग से आगे ले जाने का श्रेय भी, सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। साथ ही निर्धन व निर्बलों की सहायता के लिए
सहायता इन्होंने बहुत की। खिलजी कन्याओं के विवाह का प्रबंध किया। साथ ही कई सैन्य व आर्थिक सुधार भी किए। और इसके साथ और भी कई कार्य शामिल हैं। अगर वो सब कार्य बताएंगे तो बहुत सारे कार्य हैं। हम किसी दिन पूरा तुगलक वंश, हम जब हिस्ट्री डीप में कवर करेंगे तो जब तुगलक वंश हम समझाएंगे तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सब एक साथ कवर कर देंगे। क्योंकि अभी अगर डिस्कस करते हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा चला जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने तुगलक वंश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और डीप एनालिसिस भी कर दिया उन सब पर, तो यहाँ कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब का नारा दिया था हजरत मोइनी ने। हजरत मोइनी एक मशहूर शायर थे जिन्होंने एक जलसे में ये नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। और ये नारा भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली असेंबली में एक बम फोड़ा और उस बम को फोड़ते वक्त इस नारे के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। ये दिल्ली असेंबली में जब बम फोड़ा गया था वो डेट थी 8 अप्रैल 1929। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है, एक नज़र रखिए इस पर। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो इंकलाब के नारे का प्रभाव इतना था कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के जो कुछ चर्चित चेहरे हैं, जो चंद्रशेखर और भगत सिंह, साथ ही अशफाकुल्ला खां, इन तीनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इंकलाब के नारे ने। और जो इंकलाब का नारा है इसका हिंदी का जो अर्थ है वो है क्रांति की जय हो। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था इंकलाब का नारा किसने दिया, तो आपको बता दिया हजरत मोइनी ने। और इस नारे को बुलंद किया भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। दिल्ली असेंबली में एक बम फोड़ा जो कि किसी को हताहत करने के लिए नहीं फोड़ा, सिर्फ एक आवाज़ी बम था। और 8 अप्रैल 1929 को ये बम फोड़ा गया। और इस नारे का प्रभाव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर और अशफाकुल्ला खां पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहा। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो हजरत मोहानी ने दिया, तो आपको याद रखना है। और इस नारे का जो हिंदी अर्थ है वो है क्रांति की जय हो। तो दोस्तों आज के लिए इस जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, हालांकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, क्योंकि अगर कोई टॉपिक है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो टॉपिक छूटे नहीं, क्योंकि अलग से ही वो क्वेश्चन लेकर आएँ फिर रहे बच्चे टॉपिक डिस्कस करें तो वहाँ भी वो ठीक नहीं होगा। वहाँ भी आधा अधूरा वीडियो लेकर आधा अधूरा टॉपिक अगर कवर हो तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, कोई नहीं, लेकिन वो टॉपिक डिस्कस करने ज़रूरी थे। तो आज इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और इन 10 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर भी हमने डिस्कशन किया। मिलते हैं अगले लेसन में, वो भी हिस्ट्री का होगा, क्योंकि हिस्ट्री की सीरीज़ थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि बड़ा इतिहास है, एक तो वीडियो में कवर नहीं कर सकते। क्योंकि हम 10 क्वेश्चनों के साथ साथ उन सबको इस तरह से कवर करते हैं ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सके, वो छूटे नहीं। तो इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन ला रहे हैं। चाहें तो हम 100 क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन वहाँ डिस्कस नहीं हो पाएगा। वो क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हैं उस तरह के क्वेश्चन लाएं तो हम अलग से जो क्विक क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चाहते हैं कि क्वेश्चनों के साथ साथ हिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर होते चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।